अब देखिए क्या डायरेक्ट आपको सबसे पहले डायरेक्शन दिया हुआ है इसमें ना, क्या डायरेक्शन दिया हुआ है, इसको समझना जरूरी होगा आपके लिए ना। इसका मतलब होता है दिशा निर्देश। और पढ़े अपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपको पता हो तो। शुरू कैसे होता है आपका दिशा निर्देश वाले वाक्य, पहली वर्ब से। तो क्या लिखा देखिए, फाइंड आउट का मतलब क्या हुआ, ढूंढ के बताओ। अरे इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, फाइंड कौन सी वर्ब है ये, अरे फर्स्ट वर्ब है, ठीक बात है, यहीं से आपकी समझ की शुरुआत होती है। तो फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या हुआ, शब्द भेद को ढूंढकर बताओ। किसमें से, किसका है, ऑफ द बोल्ड वर्ड्स का मीनिंग क्या हुआ, जो गहरे शब्द लिखे हुए औरों से अलग दिख रहे हैं उन शब्दों क्या बताना आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ बताना है, निम्नलिखित वाक्यों में क्या होगा, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। तो देखिए फाइंड आउट क्या हो गया आपका, अभी आउट लगने से फाइंड क्या फ्रेजल वर्ब है या ये फ्रेजल वर्ब है, इसको आउट को कहां पढ़ना पड़ेगा आपको, इस फाइंड के साथ ही पढ़ना पड़ेगा आपको। और ऐसे पढ़ लिया ना कि फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका जो शब्द जिसका पार्ट है उसको उसी के साथ पढ़ना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं क्या, यूनिट, ठीक बात है। तो फाइंड आउट क्या करना है, अब क्या का मतलब क्या हुआ, द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द बोल्ड वर्ड्स, इसका मतलब बोल्ड शब्द का पार्ट इसी बताना है, कहां पे बताना है, निम्नलिखित वाक्यों में। तो देखिए ये सब्जेक्ट सॉरी क्या होगी आपकी, वर्ब है, ये पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, अरे कहां बताना है, नीचे लिखे वाक्य में क्या है ये, एडवर्ब, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो अलग बात कर ली अपने। अब बात पे आ जाते हैं, पहला सेंटेंस क्या लिखा है, ही हैज नो एक्सपीरियंस का मीनिंग क्या हुआ, उसे है नहीं अनुभव। अब ये हैज क्या है, फाइनल अकेली आ रही भाई, और है वर्ब अकेली आती है, इसका मीनिंग क्या होता है, रखना है, होने का मतलब होता है कि नहीं भाई। तो उसे है नहीं क्या, अनुभव, किस बात का, ऑफ अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, इसका जीवन में जो उतार चढ़ाव होता है उनका उसे अभी अनुभव नहीं। अब आपको पूछा क्या है, कहता है वो तो अप्स एंड डाउन्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये आपको बताना है इसके अंदर। और पता करने के बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, अब गलती नहीं होनी चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्पेशली। अच्छा मुझे बताओ, एस ई एस नॉर्मली किस में लगते हैं, अरे बाबा यहाँ तो वर्ब में लगते हैं या नाउन में लगते हैं, बाकी तरीके है नहीं, और जिसमें एस लग गया वो नाउन बनता ही बनता है, वर्ब नहीं है। तो पहली बात तो ये हो गई, समझ में आ गया। अच्छा ऑफ क्या है, अब प्रीपोजिशन की बात क्या आता है, अरे भाई साहब ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट होता कौन है, नाउन है, प्रोनाउन। तो बताओ अप्स एंड डाउन्स क्या है यहाँ पे, अरे नाउन है भाई साहब, कहीं दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब आप बोलोगे अप डाउन ये तो प्रीपोजिशन होते हैं, कोई लेने देना, आंखों से कैसा दिखता है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, किस जगह पे आया है उससे फर्क पड़ेगा। तो स्पेस कौन डिसाइड करेगा आपका कि वो चीज कौन सी जगह पर आई है, ठीक बात है। तो किसने का प्रीपोजिशन है, नाउन बन गया ना ये तो, अरे तो प्रीपोजिशन नहीं लगता, लग गया तो क्या हुआ, यहाँ तो रॉन्ग है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बदला उसका ना। और अप्स एंड डाउन्स का मतलब क्या होता है, उतार चढ़ाव। और मुझे बताओ उतार चढ़ाव किसका आंसर है, अरे भाई साहब वॉट का आंसर है। आप इधर से ढूंढ के निकालो, इधर से ढूंढ के निकालो, एक तरीका क्या हुआ एस देखकर, दूसरा तरीका कौन सा होगा प्रीपोजिशन के बाद का, और तीसरा तरीका क्या होगा भाई किसका जवाब है ये, किस डब्ल्यू एस वर्ड का जवाब है। तो देखिए ही हैज नो एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट, अप्स एंड डाउन्स, किसका आंसर है ये, और व्हाट का आंसर क्या होता है, तो ना होना तो कोई दिक्कत है क्या। तो आंखों पर भरोसा करने का नहीं, किस पे, डब्ल्यू एस वर्ड पे करना, और सेंटेंस में कहां पे आया है उस पर भरोसा करना आपको। तो अपनी आंखें धोखा खा सकती है और खाएगी, ठीक। तो आंसर क्या होगा इसका, सी आंसर हो गया। अच्छा फिर क्या लिखा है, ही इज कमिंग फ्रॉम जयपुर, वो आ रहा है कहां से, जयपुर से आ रहा है, कैसे आ रहा है, बाय द डाउन ट्रेन। अब देखिए आपका पूरा का पूरा एक फ्रेज है, कौन सा वाला, कैसे आ रहा है, बाय द डाउन ट्रेन। तो देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेन, दो तरह की ट्रेनें होती, कौन सी, एक आने वाली और एक जाने वाली। आने वाली ट्रेन कौन सी होती है,
आने वाली ट्रेन, अरे भाई साहब अप ट्रेन होती है, और जाने वाली कौन सी होती है, डाउन ट्रेन होती है। ठीक बात है। तो बाय क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या होगा, पक्का नाउन होगा कि नहीं, कंप्लीट। नाउन में कितने शब्द, अरे कितना भी हो सकते हैं, पूरा नाउन ग्रुप है आपका। अब ट्रेन क्या आपका नाउन है कि नहीं, और नाउन के तुरंत पहले क्या है, और नाउन के तुरंत पहले आने वाला वर्ड क्या होता है आपका, एडजेक्टिव होता है, और द क्या है, आर्टिकल है। और भाई साहब आर्टिकल और नाउन के बीच में आने वाला शब्द एडजेक्टिव ही हो सकता है। और वैसे भी किसका आंसर है बताइए, कौन सी ट्रेन भाई, जाने वाली गाड़ी से आ रहा है, कहाँ, जयपुर। तो डाउन क्या हो गया भाई, अभी है क्या आपका, एडजेक्टिव हो गया। अभी क्या था, डाउन बनने से नाउन था, अभी क्या बना, ये एडजेक्टिव हो गया आपका। आंखों ने या पोजीशन ने, हाँ आंखों पे भरोसा करने का बिल्कुल भी नहीं, रखो, हाँ बिल्कुल। तो क्या बना ये, एडजेक्टिव। किसका आंसर है ये, और देखिए विच और व्हाट काइंड ऑफ के जवाब क्या होता है आपके, नॉर्मली एडजेक्टिव बन के आते हैं। वैसे तो बहुत सारे वर्ड हैं आपके एडजेक्टिव के, व्हाट काइंड ऑफ नाउन, विच नाउन, हुज नाउन, हाउ मच नाउन, और क्या होता है, हाउ मेनी नाउन्स। लेकिन नॉर्मली क्या होता है आपका, व्हाट काइंड ऑफ और विच से आपके सारे एडजेक्टिव मिल जाते हैं आपको। ठीक बात है, आगे बात समझ में, हाँ जी। अच्छा देखिए, वह आ रहा है जयपुर, कैसे आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है ना, अरे ट्रेन से आ रहा है ना, लेकिन ट्रेन कौन सी, जाने वाली ट्रेन से आ रहा है। क्यों भाई, नहीं अटपटे क्या लगा इसमें आपको, ट्रेन दो तरह की होती है, अरे ट्रेन दो तरह की होती है, एक ऐसी ट्रेन जो कहीं से यहाँ आएगी, वो तो कैसे होगी अप ट्रेन, और यहाँ से रवाना होकर क्या हो जाएगी, डाउन ट्रेन बन जाएगी ना। वो कुछ भी नंबर ट्रेन के अलग अलग होते हैं, बाकी एक अप और एक क्या होती है आपकी, डाउन है। तो अप ट्रेन का मतलब होता है आने वाली गाड़ी, डाउन ट्रेन का क्या हुआ, जाने वाली गाड़ी। किसका आंसर है, प्रश्नवाचक WH क्यों काम में लेते हैं आप, अरे भाई आंसर कब पूछते हैं आप ना, कब पूछेंगे, हेल्पिंग वर्ब से, WH वर्ड से, अरे हाँ ना चाहिए तो हेल्पिंग वर्ब से, और पूरा जवाब चाहिए तो, अच्छा एक बात बता, उसे जिंदगी का क्या नहीं है, अनुभव नहीं है, अनुभव के नाम हुआ कि नहीं भाई, अच्छा और कैसा, अरे भाई क्या नहीं, उसे अनुभव नहीं है, किस बात का, और किस बात का मतलब ऑफ व्हाट, और व्हाट का मतलब क्या, अप्स एंड डाउन से नाउन हो गया आपका। रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे, आंखों पर भरोसा नहीं करना। कहते मेरे को तो ये लगता है, आपके लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपके लगने का सिस्टम सेट किया तो फिर गलती होने के पूरे क्या है, चांसेस है। और हम तो क्या करें, डाउन देखा तो प्रीपोजिशन होता है, अरे डाउन प्रीपोजिशन नहीं होता नॉर्मली ना भाई, होता है, लेकिन यूज होने के बाद इसके फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। ठीक बात है, ओके। क्या लिखा है, शी बेंट डाउन टू पिक अप हर ग्लोव। शी क्या हो गया आपका, अरे सब्जेक्ट हो गया ना, तो शी का मीनिंग क्या होगा, वह, बेंट का मीनिंग क्या होगा, झुकी, झुका नहीं, वह झुकी किधर, नीचे, क्या करने के लिए, टू पिक अप हर ग्लोव, अपना दस्ताना उठाने के लिए। तो किधर झुकी वो, किसका आंसर है, अरे वो कहाँ झुकी भाई, नीचे, क्या करने के लिए, अपना दस्ताना उठाने के लिए। क्या हो गया ये, और वैसे किसका पार्ट है ये, और वर्ब का पार्ट क्या होता है, नहीं बेंट डाउन नहीं, बैठ, शी बेंट डाउन, वो झुकी कहाँ, नीचे, क्या करने के लिए, अपना दस्ताना उठाने के लिए। तो क्या हो गया ये, वर्ब का पार्ट क्या होता है आपका, एडवर्ब होता है। ठीक है, अच्छा फिर क्या लिखा है, टीयर्स रेन, क्या हुआ, द टीयर्स रेन, आंसू बहे किधर, किधर, तो देखिए आंसू बहे कहाँ, अरे उसके चेहरे पर ना। ठीक बात है, आंखों से नीचे आए कि नहीं भाई। अब आपसे पूछा डाउन क्या है, डाउन पूछा है ना, क्या डाउन है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, यदि पूरा पूछा नहीं, पूरा का पूरा डाउन और फेस, तब तो क्या है, तब तो एडवर्ब है भाई साहब। अरे आंसू बहे किधर, अरे चेहरे पर,
अरे आंसू बहे, किधर बहते हैं आंसू? चेहरे पर। किसका आंसर है ये? अरे वेयर का आंसर, वेयर का आंसर क्या होता है? एडवर्ब है। तो पूरा तो क्या हो गया आपका? एडवर्ब होगा नहीं भाई? तो कल एक बात बताई थी मैंने, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनते हैं? देवता। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर बनते हैं या तो एडजेक्टिव या बनते हैं एडवर्ब। ठीक बात है। यदि विच का आंसर बन के आता तो क्या बनेगा आपका? एडजेक्टिव बन जाएगा। और एमपीटीआर का जवाब क्या होता है आपका? एडवर्ब। लेकिन आपको ये पूरा नहीं पूछा है, आपको पूछा है सिर्फ डाउन। और जानते डाउन किसके लिए इस्तेमाल कर रखा है? हर फेस। और जानते हर फेस क्या? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के पहले क्या आता है? प्रीपोजिशन आता है। तो वाक्य बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। सारी बातें पकड़ लेगा आपका ढंग से कर लिया तो। अब जो आप कर रहे हैं नहीं सारी बातें, जो जल्दबाजी में पढ़ रहे हैं, धड़ धड़ पढ़ रहे हैं, तो सीधा ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, इन 100 में से वैसे 50 भी कर लिए तो वो निहाल हो जाएंगे। लेकिन उसमें से क्या चीज? जरा पढ़ के देखो। तो अर्थ आप निकाल रहे हैं ना। उसके चेहरे पर पतन हो गई। किसकी? कहाँ लिखा है? आप बता रहे। तो क्या हो देखिए, टीयर्स रैन डाउन हर फेस। ये पूरा एक साथ वर्ड ग्रुप है आपका। और यदि आपको यूनिट बनानी आ गई ना भाई, क्या तो इसको बोलते हैं रीडिंग स्किल्स। बहुत काम की। और इसके बगैर पार्टिसिपेशन ढूंढना संभव नहीं। चलो कोई नहीं। अच्छा फिर क्या लिखा है? आई शेल टेक द लिटिल वन। अच्छा दा क्या है? और आर्टिकल आने के बाद नाउन तो निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो बताइए दा का नाउन कौन है? इस दा का नाउन है वन। और नाउन के पहले क्या आता है? अरे भाई साहब एडजेक्टिव आता है। ठीक बात है। तो इसका आंसर क्या होगा? एडजेक्टिव। अब इसका मुझे मीनिंग बता दो सेंटेंस का। आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं। अब आपके सेंटेंस आएंगे वो नहीं कि राम जी टीचर सीता जी, सीता जी टीचर राम जी नहीं आएंगे। अच्छा वन का मतलब क्या है? अभी वन आपका दा की वजह से नाउन है। और वन जब नाउन होता है तो भाई साहब होता है बच्चा। इसका मतलब मैं छोटा सा बच्चा लूंगा। अरे गांव देहात में होते कि नहीं भाई साहब, जब बिच जन्म देती छोटे छोटे कुकरियों को तो लड़ते बच्चे किसके लिए? कहते ये मेरा और ये तेरा। और छोटा वाला किसका है? तो द लिटिल वन का मीनिंग क्या हुआ? जो छोटा वाला बच्चा है वो मैं लूंगा, बड़ा वाला मुझे नहीं चाहिए। अब पता है तब तो ठीक है, नहीं तो इस सेंटेंस का मीनिंग आपकी डिक्शनरी ढूंढ के नहीं बता सकती। आप देख लो सारे। आई का मीनिंग आपको बताया, शेल का मतलब आपको बताया, दा का मतलब कुछ होता नहीं है, लिटिल का मीनिंग क्या? छोटा होता है। वन का मतलब बस यहाँ उठक गया मामला। हाँ वन न्यूली बोर्न के लिए काम में आता है ना, वो वस्तु के लिए नहीं आएगा, सिर्फ बच्चे के लिए आता है। जब नाउन बन के आता है। दा वन का मीनिंग क्या हुआ? इट इज ए बच्चा। और क्या होता है? बेबी और वीकेंसी चाइल्ड के अर्थ में। और बेबी ये तो किसी का हो सकता है, और चाइल्ड किसका होगा? सिर्फ इंसान का होगा कि नहीं भाई? तो बेबी किसका होता है? अरे बेबी गाय का हो सकता है, कुत्ते का हो सकता है, लेकिन चाइल्ड किसका होता है? बस ये थोड़ा सा फर्क है किसमें, बेबी और हालांकि है भाई। हाँ लिटिल की वजह से यहाँ पे। इसका मतलब मैं छोटा वाला बच्चा लूंगा, मुझे बड़ा वाला नहीं चाहिए। पूरा क्या है? अरे पूरा ऑब्जेक्ट है। और पूछा क्या आपको यहाँ पे? सिर्फ लिटिल क्या होगा आपका? एडजेक्टिव। किसकी वजह एडजेक्टिव की? वन आपका नाउन है। और वन नाउन क्यों है? अरे आर्टिकल दा की वजह से नाउन है भाई साहब। इसका हर शब्द किसी न किसी वजह से आएगा, और वजह पता है तो काम आसान है। क्या चीज? हाँ वस्तु इसमें कुछ आपको अलग से दे रखा होगा, अलग से कुछ, लेकिन इसमें कुछ नहीं। इट मीन्स क्या हुआ? छोटा सा बच्चा मैं लूंगा। तो आंसर क्या होगा इसका भाई? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव होने की वजह क्या हुई? आर्टिकल नाउन के बीच में क्या आता है आपका? एडजेक्टिव भी तो आता है। अरे आता है कि नहीं? कल शी हैज डन द लिटिल शी कुड डू। इसका मतलब उसने किया जितना वो कर सकती थी। अब क्या पूछा आपको यहाँ पे? और डन पूछा है ना। और डन पूछने को ज्यादा उचित है नहीं, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि नहीं भाई? तो हो गया, क्या दिक्कत? अरे हो गया ना।
कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिखा है, देयर इज नो नीड टू क्राई, इसका जरूरत नहीं है क्या, क्या, अरे चिल्लाने की। ठीक बात है। तो नो क्या है और नीड क्या है, तो नीड इज नाउन और नो क्या होता है आपका एडजेक्टिव। ने पूछा क्या आपको यहाँ पे, नीड, और नीड क्या होगा आपका, नाउन है। कैसे पता चला आपको भाई, कैसे पता चला कि नीड नाउन है? नीड वर्ब भी तो होती है, नीड मॉडल भी होता है। तो नीड मैन वर्ब होती है, नीड मॉडल होता है, नीड नाउन भी होता है। अच्छा, सब्जेक्ट कहाँ मिलता है आपको, फाइनाइट के पहले के फाइनाइट के मिलता है ना। वर्ब कौन सी आपकी, फाइनाइट, और इसके पहले क्या लिखा है, देयर। देयर तो सब्जेक्ट आपको हो ही नहीं सकता, ये तो एडवर्ब है। तो सब्जेक्ट कौन है आपका, ये नो नीड है आपका पूरा का पूरा। ठीक बात है। तो नो तो क्या होगा एडजेक्टिव, नीड क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। तो देर से जो वाक्य शुरू होते हैं कि नहीं भाई, तो सब्जेक्ट कहाँ मिलता है आपको, वर्ब के बाद मिलेगा आपको सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन बना आपका, नाउन या प्रोनाउन। और प्रोनाउन ही हो ही नहीं सकता, नीड क्या है ये, अरे नाउन है। तो आंसर क्या होगा इसका, नाउन हो गया। इसका मतलब चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर क्या लिखा है, ही इज लिटिल नॉन एज एन आर्टिस्ट। इसका मतलब देखिए, वह है कैसा, अरे जाना माना। नॉन का मीनिंग क्या होता है, परिचित, जाना माना, किस रूप में, इसका मतलब कलाकार के रूप में वो जाना माना है। कितना, कितना जाना माना है। तो तीन शब्द होते हैं अपने पास, लिटिल, आ लिटिल क्या होता है आपका, दा लिटिल। अभी क्या पूछा आपको, लिटिल। इसका मतलब कलाकार के रूप में उसकी ज्यादा परिचय नहीं है, ज्यादा लोग इसे नहीं जानते। तो नॉन क्या है, अरे वर्ब की फॉर्म है। और कितना जाना माना, कितना आंसर है, हाउ मच। और हाउ मच का आंसर क्या होता है, या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब। नाउन के पहले आने से एडजेक्टिव बनता है कि नहीं, और एडजेक्टिव के पहले आया तो एडवर्ब के पहले आया तो एडवर्ब। तो बताओ यहाँ पे नॉन क्या है, तो नॉन यहाँ पे वर्ब के रूप में क्या है, एडजेक्टिव है आपका, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो क्या बना ये, किसका आंसर है ये, हाउ मच। और हाउ मच का आंसर क्या होता है, एडवर्ब। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी है नहीं क्योंकि नाउन के पहले नहीं है। तो क्या बना ये, इट्स एन एडवर्ब। हाँ, क्या लिखा है भाई, अब देखिए, डू यू नीड एनी हेल्प, मतलब क्या आपको मदद की जरूरत है क्या। अब क्या पूछा है, नीड पूछा। नीड क्या है, कैसे पता चला, अरे बाबा, डू डज डिड के बाद क्या आता है, तो डू डज डिड के बाद वर्ब सब्जेक्ट आता है, वो बात नहीं है। डू डज डिड आने के बाद क्रिया का फॉर्म कौन सा आता है, अरे फर्स्ट तो वर्ब हो गई ना, और फर्स्ट अब क्या होती है आपकी, बेयर इन्फिनिटिव होती है वो। तो क्या हो गई ये, इट्स ए वर्ब। ठीक बात है। फिर क्या लिखा है, वन वुड थिंक ही वॉज मैड, का मतलब क्या हुआ, वुड क्या है, अरे फाइनल वर्ब है कि नहीं भाई, उसके पहले क्या होता है, अरे सब्जेक्ट होता कि नहीं भाई। अब सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन है प्रोनाउन। तो क्या ये नाउन है कि प्रोनाउन है, ये नाउन तो है ही नहीं। तो क्या ये, अरे किसी की जगह काम में लिया ना भाई, इसका हर कोई सोचेगा कि वो पागल था। वुड थिंक का मीनिंग क्या हुआ, वन का मीनिंग जो भी आपके संपर्क में आएगा सोचेगा कि वो क्या था, अरे पागल था। तो वन क्या हो गया आपका, अरे प्रोनाउन है। सब्जेक्ट बन के आया, और सब्जेक्ट कौन बनते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन। अभी थोड़ी देर पहले नाउन कहा था, किसको आपने, वन को, किसकी वजह से, नहीं नहीं, दा की वजह से, क्योंकि प्रोनाउन के साथ कभी आर्टिकल यूज नहीं होते। और फिर बोलता हूँ, प्रोनाउन का कभी एक्सपांशन नहीं होता। कैसे रहते हैं वो, सिंगल वर्ड में रहते हैं आपका। ठीक बात है। तो अभी क्या हुआ, ये प्रोनाउन। और दा वन में क्या बना था वो, नाउन, किसकी वजह से, उस आर्टिकल दा की वजह से। अच्छा, फिर क्या लिखा, वन डे, एक दिन, आई सॉ हर मेकिंग टी, एक दिन मैंने उसे क्या भाई, चाय बनाते देखा। तो देखा, डे क्या है, अरे नाउन है कि नहीं भाई, उसके पहले वन लिखा तो क्या हुआ, अरे एडजेक्टिव में। कौन सा दिन भाई, किसी एक दिन की बात कर रहा है। तो क्या होगा आपका, ये एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, मैंने आपको कुछ क्रियाएं लिखाई थी, आपको पता हो तो कौन सी, 11-12 क्रियाएं।
कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब में। याद है आपको या भूल गए? कहते तो याद करेंगे, अब करेंगे ना। अरे उसमें लिखी थी सबसे पहली वर्ब सी, वो ये है। क्या आता है उसके बाद? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है? तो कुछ क्रिया ऐसी होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में फर्स्ट वर्ब आईएनजी वर्ब आ सकती है। आई सॉ द बस गो या फिर गोइंग, वाक्य याद है ना? तो आई सॉ हर मेकिंग टी, क्या लगा सकते हैं यहाँ पे आप? अरे यहाँ पे मेक भी आ सकता है। तो कुछ क्रिया लिखा है ना भाई, तो जो जो आपने अभी तक पढ़ा ना उसको अप्लाई करना शुरू कर दो हर वाक्य में। को कहाँ दिख रहा है आपको? इसका इंतजार नहीं करना कि फिर इंतजार करें किसी कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर का इंतजार करेंगे आगे जाके ना। जो वाक्य आपको मिल रहा है उसमें जो आइटम आ रहा है क्या बन के आ रहा है और क्या बन के आएगा, सारा सिस्टम मैंने आपको पहले करा दिया है, लिखा लिखा के सारा का सारा। तो 14 वाक्य करके देखते हैं क्या लिखा है। द लिटल वंस क्राइड फॉर जॉय। फिर क्या आया आपका? कुछ आया ना? क्या आया? अब देखिए आर्टिकल दा से क्या बना आपका? नाउन। और वैसे भी ऐसी किस में लगता है? नाउन में लगता है, ठीक बात है। तो अब क्या है ये? तो द लिटल वंस का मीनिंग क्या हुआ? अब इसका मतलब है छोटे छोटे बच्चे। क्राइड का मीनिंग क्या हुआ? चिल्लाए खुशी के मारे। और लिखा ना क्राइड फॉर जॉय का मीनिंग क्या हुआ? तो छोटे छोटे बच्चे क्या हुआ? खुशी के मारे या खुशी के क्या हुए? वो चिल्लाए क्योंकि उनको अपने मन पसंद क्या दिख गई? अरे गुब्बारे दिख गए, देखते हैं क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चे क्या हुए? चिल्लाए। क्राइड का मीनिंग रोना नहीं है, जोर से आवाज करना, यानी रोने लग गए जोर जोर से खुशी के मारे ना, चिल्लाए, ठीक बात है। तो क्या बनाइए? नाउन है। अच्छा फिर क्या लिखा है? आई कैन नॉट राइट द रॉन्ग डन टू मी। तो देखिए कैन क्या है और कैन नॉट मैंने लिखा दिया आपको भाई, ये अलग अलग नहीं लिखा जा सकता, ठीक बात है, हमेशा मिलाकर। ये अलग होता ना तो आप इसको कर सकते थे कि सर नो, मैं इसको मिला के लिखूंगा। अच्छा कहने के बाद क्या आता है? अरे फर्स्ट बात है कि नहीं, तो ये वर्ब तो है। अब मीनिंग बताओ इसका, मीनिंग बताओ इसका। हाँ तो देखिए आई कैन नॉट राइट का मीनिंग क्या हुआ? मैं सही नहीं कर सकता किस चीज को? द रॉन्ग का मीनिंग जो गलत। कौन सा? डन टू मी, जो मेरे साथ हुआ है। तो जो गलत हुआ है मेरे साथ उसको मैं अब ठीक नहीं कर सकता, मैं राइट उसे नहीं कर सकता। तो इसका मतलब जो गलत है वो तो गलत ही, उसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो क्या बन के आई आपकी? ये वह बन के आई। अच्छा फिर क्या लिखा है? आई आस्क इट एज राइट। सीधा सा आर्टिकल ए के बाद क्या आता है? नाउन है। आ गया ना? क्या मतलब है इसका? इसका मीनिंग निकलेगा अधिकार। इसका मतलब मैं इसे हक के रूप में मांगता हूं, इसका इस पर मेरा हक बनता है, ये इसका मतलब है। तो क्या बना ये? अरे नाउन हो गया। तो कौन डिसाइड करेगा? सेंटेंस में वर्ड्स की पोजीशन क्या है। तो आप क्या करेंगे? अब ये झलक दिख रही है मैंने आपको, और 100 प्रश्न करेंगे ना तब दिमाग के सारे तार जो अभी टाइट है ना, हाँ वो सारे खुल जाएंगे। तो आपके एग्जाम में आने वाले वाक्य लंबे लंबे नहीं होंगे, कैसे होंगे? नन्हे मुन्ने होंगे, और उसको यदि पकड़ लिया आपने तो सारा काम ठीक से हो जाएगा। करना तो पड़ेगा ना। तो आप क्या करेंगे? पूरा रिवाइज करेंगे जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा है, कहाँ से लेकर फाइनाइट नॉन फाइनाइट से लेकर इंटरजेक्शन तक पूरा रिवाइज करेंगे। कल आपका पूरा संडे जी के मत पढ़ना, एक दिन को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर आप एक्सरसाइज भी करके देखना कि जो आपसे आंसर आ रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और करके आओ तो बुक में लिखना पेन से आप इसे क्या मान रहे हैं और आंसर में वो क्या आ रहा है। ये डिफरेंस पकड़ में आ गया ना, और आपके मानने की वजह होगी कोई ना कोई तो, और आंसर के आने की भी क्या होगी कोई उनकी वजह होगी। इन दो वजहों में जो है ना डिस्प्यूट, यहाँ अपन क्या करेंगे? उसका खुलासा करेंगे ना, और होगी तो देख लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, गणित तो पढ़ रखी है आपने ना? पढ़ रखी है ना? पक्का पक्का। वहां लिखा है कहीं पर 2 + 2 = 5, कहते बाई चांस हो सके तो भाई साहब जो गलत है ना उसे काटना भी सीखो आप। गलत को जितना आपको काटना आ गया ना, इसका मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या है? क्लियर है। और जीके तो पढ़ते हैं ना आप लोग, वहां गलत को क्या करते हैं? आप सही मानते हैं? यदि एग्जाम में प्रश्न आपका आ गया, क्या आ गया?
कि सारे के सारे अधिकार भारत के प्रधानमंत्री के पास होते हैं, तो सही है गलत? क्यों नहीं? तो सारे के सारे पावर किसके? राष्ट्रपति के होते हैं। लेकिन लिख क्या दिया वहां पे? प्रधानमंत्री का। कहते हाँ यार आदमी तो बड़ा है, वो भी हो सकते हैं, वही सारे काम कर रहे हैं, नोटबंदी उन्होंने की थी ना, तो है। तो गलत बात को साबित करने के हमारे बहुत सारे विकल्प हैं। तो वहां पे आप इसको बोलते कि सारे अधिकार प्रधानमंत्री के पास होते हैं ना, सारे अधिकार होते किसके पास है? लेकिन काम में कौन लेता है? प्रधानमंत्री काम में लेता है। तो फिर वहां क्या करेंगे आप? बाई चांस तो इधर भी लगो। तो वहां आपत्ति लगा सकते हैं गणित में, आप जीके में लगा सकते हैं आपत्ति, तो यहाँ आपत्ति लगाने में क्या दिक्कत है? लगा देंगे। अच्छा, प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखा है भाई? क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? ऑफ ब्यूटीफुल। अब ये सही है गलत? तो भाई साहब प्रीपोजिशन के बाद किसी भी सूरत में कदापि संसद में कानून पारित हो जाएगा ना तब भी नहीं आएगा। प्रधानमंत्री बोल देंगे तब भी नहीं आएगा, और राष्ट्रपति बोलेंगे तब भी नहीं आएगा, और किम जोंग उन बोल देगा तब भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बदमाश आदमी का लगाना पड़ेगा, लगवा देगा, लेकिन होगा वो भी क्या? गलत। तो प्रीपोजिशन के बाद अकेला कभी एडजेक्टिव नहीं आ सकता, मतलब तो जो आपको लगता है कि कुछ लोचा है तो उसे गलत करना भी सीखो। सीखना पड़ेगा कि नहीं? और नहीं सीखेंगे तो फिर आप क्या भीड़ के पात्र बन गए, भीड़ के हिस्से होंगे, और भीड़ का हिस्सा होने का नहीं है। ठीक बात है।